अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ वो मैं 9 चैप्टर के प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगी हूँ। 9 चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय ग्रिफिथ्स। कि मैं 9 चैप्टर्स की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी एक स्टूडेंट की तरफ से, तो मैंने उनके लिए स्पेशली ये सीरीज़ स्टार्ट की है और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ। लेकिन आज मैंने इस सीरीज़ के पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि मैंने 9.5 और 9.6 से स्टार्ट किया है। तो हमारे पास पहले 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिकली उसमें उन्होंने कुछ फंक्शंस जो हैं उनके ऊपर कुछ कंडीशंस जो हैं वो बताई हुई हैं। मतलब उसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा फिज़िक्स वाली चीज़ नहीं थी। उसमें जो है वो आपके पास सिंपल कोई चीज़ें आपने प्रूफ करनी है, कुछ मैथमेटिकल से रिलेशंस हैं जो मुझे लगा कि आई थिंक इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि वो ना किए जा सकें। तो इसलिए मैंने जो थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे उससे मैंने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली ये मैं ग्रिफिथ के प्रॉब्लम्स हैं हमारे। और जो पहला प्रॉब्लम है वो आपके पास ये है कि आपके पास एक इंसिडेंट वेव है। मतलब बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन है और उसका जो मकसद है वो ये है कि आपको ये बताया जाए कि अगर कोई एक वेव है जा रही है किसी एक मीडियम से होते हुए दूसरे मीडियम के पास जा रही है, तो जिस मीडियम में से वो गुज़र रही है और फिर उस मीडियम में से गुज़रते हुए उस जो वेव की फॉर्म है वो इस टाइप की है। ठीक है, ये जो है ना आपके पास जो इंसिडेंट वेव है उसका जो फॉर्म है वो इस तरह की है। जी जो है वो इंसिडेंट वेव का कोई फंक्शन है जो फंक्शन है जो बेसिकली इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो फंक्शन z-v1t का है। z जो है उसकी पोजीशन बताता है अलोंग द एक्स एक्सिस, v1 उसकी स्पीड है और t कोई भी टाइम है। अब जब वो दूसरे मीडियम के में ट्रांसमिट होती है तो 2 प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं एट द बाउंड्री कि आपके पास वो वेव रिफ्लेक्ट बैक हो जाए कुछ पार्ट उसका और कुछ ट्रांसमिट हो जाए। तो जो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ उसका जो उसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय दिस फंक्शन, और जो वेव ट्रांसमिट हुई उसको बाय दिस फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया। मतलब ये जनरल से 3 फंक्शंस बता दिए गए जो कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो चीज़ समझ आ रही है वो ये आ रही है कि जो इंसिडेंट वेव है वो जो है उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो वेव ट्रांसमिट करके दूसरे मीडियम में जा रही है, ऑब्वियसली अब दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम डिफरेंट हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि सेम ही हो। ऑब्वियसली अगर सेम है तो फिर बाउंड्री तो बात नहीं होगी, एक मीडियम दूसरा मीडियम दोनों सेम है तो फिर तो बाउंड्री की बात नहीं होती। हम ऑब्वियसली 2 डिफरेंट मीडियम की बात कर रहे थे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर वेव जाती है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो दूसरे मीडियम में ऑब्वियसली उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो उसको हमने v2 कह दिया। और बाकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में आ रही है जिस मीडियम में पहले इंसिडेंट वेव जा रही थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो हम उसकी कहते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई है। तो पहले अगर हमने v1 ले रहे थे डायरेक्शन इंसिडेंट वेव की, तो हमारे पास -v1 हो जाएगी आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव की। तो जब हम v1 को -v1 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जनरल सी फॉर्म है। ये जब हमारा 9 चैप्टर स्टार्ट होता है उसके अंदर जब हम वेव फॉर्म पढ़ते हैं, वेव इक्वेशंस पढ़ते हैं और इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव की फॉर्म पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करा रही हूँ, टॉपिक नहीं करा रही, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो चीज़ें इससे लिंक्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसमें ऐसी चीज़ें क्यों हैं। अब हमने करना ये है कि अब हमें बाउंड्री कंडीशन 9.26 एंड 9.27 रुके, मैं अजान के बाद इसको कंटिन्यू करूँगी। ओके, ये हमारे पास एक पिक्चर है जो कि मैंने आपकी बुक से ही ली है, ताकि अगर आपको इन केस चीज़ों का नहीं पता कि एक रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव है जो वेलोसिटी v1 से आ रही है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है बाउंड्री के ऊपर, जहाँ वो बाउंड्री जहाँ से दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये जो ट्रांसमिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है, और जो इंसिडेंट था वो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसकी स्पीड वही है जो कि आपके पास इंसिडेंट की स्पीड थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि हमें अब जो है ना वो हमारे पास जो है ये 2 बाउंड्री कंडीशन है 9.26 और 9.27।
और इन दो बाउंड्री कंडीशन को बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो चेक करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है 9.5, इसके अंदर इसको चेक करना है कि आप बताएं कि अगर आपके पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव की ये फॉर्म है, तो आप ये बताएं कि आपके पास ये जो दोनों बाउंड्री कंडीशन है इनको यूज़ करके आपने रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के फॉर्म फाइंड करने, या कोफिशिएंट्स आप कह सकते हैं कि आपने फाइंड करने हैं। तो आपके पास इसका मकसद ये है बेसिकली आपके पास कि आप ये देखें कि जो वेव रिफ्लेक्ट करेगी और जो ट्रांसमिट करेगी उसका इंसिडेंट वेव के साथ किस टाइप का रिलेशन होगा। तो बेसिकली इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो बाउंड्री कंडीशंस देख ली कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन सिंपल ये है कि आपके पास फंक्शन है, ठीक है, ये एट z इक्वल टू 0 के ऊपर आप दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन ये है कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूस होना है एट z इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन है मतलब z से थोड़ा सा पहले और z इक्वल टू 0 से थोड़ा सा पहले और z इक्वल टू 0 से थोड़ा सा बाद फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, मतलब फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी z इक्वल टू 0 से थोड़ा पहले और z इक्वल टू 0 के थोड़ा बाद कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। वैसे ये स्पेशल केस होता है, ये सिर्फ तब होता है जब आपके पास जो लेट्स सपोज अगर आपकी वेव जो है वो किसी स्ट्रिंग में, कोई आप मैकेनिकल वेव की बात करें और वो किसी स्ट्रिंग में से ट्रैवल कर रही है, तो अगर जो बाउंड्री है लेट्स सपोज दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, तो जो अटैच जहाँ से आपने उन्हें ज्वाइन किया हुआ है, जहाँ पे नॉट लगाई हुई है आपने, अगर वो नॉट मैसलेस है तो फिर आपके पास जो है ये बाउंड्री कंडीशन सेकंड वाली सेटिस्फाई होती है। अगर वो नॉट मैसलेस नहीं है, उसका कोई मैस है, तो फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, जो कि हम इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास एक वेव है इंसिडेंट वेव, उसकी ये फॉर्म है, ये रिफ्लेक्टेड वेव की फॉर्म है और ये ट्रांसमिटेड वेव की वेव फॉर्म है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने इस तरीके से फॉर्म से आपने लिख लेना है कि z लेस देन 0, मतलब z इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड पे जो है ना वो आपके पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी, और z के राइट साइड पे जो है ना वो आपके पास ट्रांसमिटेड वेव होंगी। तो z लेस देन 0 के लिए ये दोनों वेव्स आएंगी, क्योंकि वो आपके पास इस पार्ट में, जैसे मैंने आपको भी दिखाया है, क्योंकि वो आपके पास इधर लाई कर रहे हैं, इस पोर्शन में लाई कर रही है इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी, तो इसलिए हमने से z लेस देन 0 के लिए लिया है और लेस z ग्रेटर देन 0 के लिए हमने से ट्रांसमिटेड वाले को लिया। फिर उसके बाद जब हम बाउंड्री कंडीशन पहली वाली ये वाली यूज़ करेंगे तो z के लेफ़्ट के लिए हम लोग इन दोनों वेव्स को लेंगे और जहाँ पे z को हम 0 पुट करेंगे, और z से राइट के स्लाइटली राइट साइड के लिए हम ये वाली ही फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम z को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो मतलब फंक्शन को यूज़ किस तरीके से करना है कि एट z इज इक्वल टू 0 बट स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट टू द z। तो आपने z को 0 पुट करना है, स्लाइटली लेफ्ट पे ये दोनों आगे और स्लाइटली राइट पे आपके पास ये चीज़ आगे। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में आपने क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। एट z इज इक्वल टू 0 ओबियसली आपके पास स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट वाले फंक्शंस आपने ले लिए, इनकी जो डेरिवेटिव है उसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास अगेन ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक से ही। आपकी बुक में एक बहुत मज़े का स्टार्ट में जब इन्होंने फंक्शंस लिए थे, बहुत अच्छे से स्टेप्स किए हुए थे, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको यहीं से दिखा दूँगी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है z और t का और उसकी ये वाली फॉर्म है लेट्स सपोज उस फंक्शन की, तो आपके पास एक स्पेशल किस्म का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रैवलिंग वेव का एक कॉम्बिनेशन होता है ये। तो अगर आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो मतलब आप ये जो फंक्शन है इसको ये इस पूरी चीज़ को आप u के इक्वल लेट कर ले, इस आर्गूमेंट को आप u के इक्वल लेट कर ले, तो आपने इसको चेन रूल अप्लाई करनी डी जी डी यू। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करना है और हमने कहा f का जो है वो इसके इस फॉर्म में है और हमने u को ले लिया z माइनस वी टी के बराबर। तो जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया z, तो बेसिकली हमने इसको बाय चेन रूल अप्लाई कर दिया g को विद रिस्पेक्ट टू u एंड u को विद रिस्पेक्ट टू z। तो u को जब हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा डी जी बाई डी यू। तो बेसिकली यही वाली चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे भी की है कि g प्राइम ऑफ u बेसिकली मेरे पास ये है कि u जो है वो मेरे पास ये आर्गूमेंट है, और जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करूँगी तो एक्चुअली वो मेरे पास बराबर होगा डी जी बाई डी यू के। तो अब हमारे पास जो इस केस में अगर आप देखें, इस वाले केस में देखें, तो हमारा जो u है वो माइनस v1t है। तो जब इस g ऑफ माइनस v1t को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करूँगी
तो बेसिकली मैं विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो यू जो है वो -v1t है, तो यू जो है वो -v1t है, तो डी यू आपके पास -v1dt के बराबर होगा। तो जब मैं g को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो u जो है वो -v1t है, -v1 आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ आपके पास dt रह गया, तो इसको मतलब विद रिस्पेक्ट टू dt। तो बेसिकली g प्राइम आपके पास क्या है, ये चीज़ है। इसी तरह एच आर प्राइम जो है ना वो आपके पास क्या है, एच आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या है v1t, v1 बाहर आ गया और डी एच आर ओवर dt आ गया। इसी तरह आपके पास gt जो है डी जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी यू, और u है -v2t, -v2 बाहर निकाल लिया, डी जी बाई डी टी आपके पास जो है वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इन सारी जगहों पे मैंने ये वैल्यूज़ जो मैंने फाइंड की हैं ये मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास ये वाला रिलेशन आ गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डी टी मैंने इंटीग्रेट कर लिया।